नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक है जो फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है बैंक का, उसके बारे में, जैसे RTGS, NEFT या IMPS के द्वारा। तो ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही जो बैंकिंग कस्टमर हैं जो बैंक का लेन देन करते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जैसे आप कभी जब भी अपना पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे तो कभी RTGS के थ्रू करते होंगे, कभी NEFT के थ्रू करते होंगे। तो इसका डिटेल्स है क्या, RTGS है क्या, NEFT है क्या, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है RTGS। तो RTGS है क्या? तो पहले हम जानते हैं RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये है क्या? तो RTGS या NEFT ये जो भी है, ये एक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। तो RTGS को RBI द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए, और ये एक इंटर बैंक फैसिलिटी है। इंटर बैंक फैसिलिटी का मतलब होता है वन टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र। मतलब जैसे आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अगर अपना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप RTGS के थ्रू कर सकते हैं। एक से दूसरे बैंक के बीच का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि SBI टू अनदर बैंक भी कर सकते हैं, जैसे SBI टू PNB कर सकते हैं, PNB टू कैनरा भी कर सकते हैं। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच आप अपना पैसा RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है इंटर बैंक फैसिलिटी। अब बात करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि आपका जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो पैसा ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर जब प्रोसेस्ड हो जाता है तो उस जो बेनिफिशियरी अकाउंट होती है जिसमें पैसा को ट्रांसफ़र होना रहता है, तो विदाउट एनी वेटिंग पीरियड पैसा जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि अभी पैसा हम ट्रांसफ़र किए तो कुछ समय बाद जा कर के वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो ये विदाउट वेटिंग पीरियड जो है ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि ये पैसा जो आप ट्रांसफ़र करते हैं, जितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं RTGS के थ्रू, वो एक मुश्त मतलब पूरा का पूरा जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें कोई बंडल नहीं होता। बंडल इन द मीन्स बंडलिंग सिस्टम एक होता है, जैसे आप NEFT के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो है पैसा जो है बंडल में क्रेडिट होता है, एक साथ क्रेडिट नहीं होता। लेकिन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में ऐसा नहीं होता। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब ही है कि विदाउट वेटिंग पीरियड, और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब ही है कि आपका पूरा का पूरा पैसा जो है एक साथ बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाए। तो बात करते हैं RTGS के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो RTGS, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये एक इंटर बैंक फैसिलिटी है। इसके अलावा एक होता है इंट्रा बैंक। इंट्रा बैंक का मतलब होता है एक ही बैंक के विभिन्न ब्रांच, एक ही बैंक के जो डिफरेंस ब्रांच होते हैं उसमें। तो ये एक इंटर बैंक फैसिलिटी है। इसको RBI द्वारा लॉन्च किया गया था, RBI द्वारा लाया गया था 26 मार्च 2004 को ये लॉन्च किया गया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि RTGS को RBI द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। मिनिमम जो लिमिट है इसका है 2 लाख, मतलब 2 लाख से कम पैसा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते RTGS के थ्रू। 2 लाख आपका कम से कम मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मतलब मैक्सिमम कितना पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं RTGS के थ्रू। 24/7 अवेलेबल, मतलब अब ये 24 घंटा अवेलेबल है, आप कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं RTGS के थ्रू। ये फैसिलिटी जो अवेलेबल हुआ ये 14 दिसंबर 2020 के बाद इसको 24/7 अवेलेबल बनाया गया। इससे पहले जो था आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही RTGS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे। जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक UTR नंबर जनरेट होता है, जो कि 22 कैरेक्टर का एक कोड होता है, जो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक होता है। UTR का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। UTR नंबर मतलब यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। तो ये जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे RTGS के थ्रू, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो एक UTR नंबर जनरेट होता ही होता है, जो कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यूनिक होता है।
बात करते हैं इसके चार्जेस की, तो अगर आप ऑनलाइन चार्जेस करते हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मतलब बैंक जाके अगर आप आरटीजीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एक मिनिमम चार्ज देना पड़ता है, लेकिन वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। मैक्सिमम टाइम 15 मिनट्स। मैक्सिमम टाइम 15 मिनट्स का मतलब है, जैसे मैंने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया कि ये विदाउट वेटिंग पीरियड जो है पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे अकाउंट में जिसको आप भेज रहे हैं, और पूरा का पूरा पैसा एक साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इस ट्रांसफ़र में भी कुछ सेकंड या कुछ मिनट लगते हैं ट्रांसफ़र होने में। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो है आपका 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा जो है आपका पैसा ट्रांसफ़र होने में नहीं लगेगा आरटीजीएस के थ्रू। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, एनपीसीआई नहीं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो आरटीजीएस जो प्रोडक्ट है, आरटीजीएस जो प्रोडक्ट है वो आरबीआई का प्रोडक्ट है और इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, एनपीसीआई नहीं करती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये थे आरटीजीएस के कुछ। तो आइए अब बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो आइए देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो एनईएफटी को भी लॉन्च करने वाला आरबीआई है, ये भी एक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है और इसको आरबीआई ने नवंबर 2005 में लॉन्च किया था। ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम का मतलब होता है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द बैंकिंग स्टाफ। इसको भी आरबीआई ने लॉन्च किया था नवंबर 2005 में। यह भी 24/7 अवेलेबल है, इसका मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। अर्लियर इन 23 बैचेज, नाउ इन 48 बैचेज, 30 मिनट का बैच। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आरटीजीएस में जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आरटीजीएस में आप जितना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा एट ए टाइम जो है आपके अकाउंट में, मतलब बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन एनईएफटी में ऐसा नहीं है। एनईएफटी में एक साथ पैसा जो है क्रेडिट नहीं होता बेनिफिशियरी के अकाउंट में, यदि आप 50,000 से ज़्यादा का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आप 50,000 तक पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो तो एट ए टाइम आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एनईएफटी के थ्रू, तो 2 लाख जब आप ट्रांसफ़र करेंगे एनईएफटी के थ्रू तो वो एट ए टाइम जाके बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो 50,000 के बैच में 4 टाइम में जा करके बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो वही था कि पहले ये जो है 23 बैचेज थे, मतलब प्रत्येक 1 घंटे पे, लेकिन अब जो ये चेंज होकर हो गया 48 बैचेज में, मतलब अब 30 मिनट के बैचेज में आपका पैसा क्रेडिट होता है, जो कि रात 12:30 बजे से लेके फिर अगले दिन मतलब अगली रात 12 बजे तक, मतलब 24 आवर्स। तो इसमें जो क्रेडिट लिमिट है एट ए टाइम वो है 50,000, मतलब अगर पैसा आप माने 2 लाख भी भेजते हैं तो एट ए टाइम 2 लाख क्रेडिट नहीं होगा, वो 50,000 के बैच में क्रेडिट होगा। ऑनलाइन फैसिलिटी की बात करें तो ऑनलाइन फैसिलिटी में कोई चार्ज नहीं देना रहता, आरटीजीएस की तरह ऑफलाइन में देना रहता है, ये भी वेरी करता है बैंक टू बैंक में। नेशनल लेवल पे है ये। नेशनल लेवल का मतलब है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर ही आप एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं। लेकिन एक्सेप्शन में सिर्फ एक कंट्री नेपाल है, जो कि आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि एनईएफटी के थ्रू इंडिया के अलावा और हम कहाँ पैसा भेज सकते हैं, तो वो है नेपाल। लेकिन इसका लिमिट है आपका 50,000 ही आप एक महीने में नेपाल भेज सकते हैं अपने अकाउंट से किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में, किसी दूसरे अकाउंट में। तो ये था एनईएफटी का। कुछ बात करते हैं आईएमपीएस की। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, और आईएमपीएस जो है ये आरबीआई का नहीं बल्कि एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई जो है आरबीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया था वेरियस पेमेंट सिस्टम के लिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए, जो हमारे इंडिया में अभी जितने भी जैसे यूपीआई है, हमारा नाच है, भीम है, जितने भी पेमेंट सिस्टम है उसको एनपीसीआई ही ने लॉन्च किया था, मतलब ये एनपीसीआई के ही प्रोडक्ट हैं। तो उन्हीं में से एक प्रोडक्ट जो है आपका आईएमपीएस भी है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, और ये भी जो है एक इंस्टेंट इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है। तो इसके द्वारा भी आप पैसा भेज सकते हैं। लेकिन इसमें और आरटीजीएस एनईएफटी में अंतर ये है कि आरटीजीएस और एनईएफटी में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है,
मतलब आप या तो बैंक के वेबसाइट पर जाके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप बैंक विजिट करके ऑफलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन IMPS जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उनके अलावा, कि ये आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है पॉइंट्स में कि इट इज़ एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस थ्रू मोबाइल फ़ोन। तो IMPS का ये एक बेनिफिट है। इसको NPCI मैनेज करती है, क्योंकि ये NPCI की प्रोडक्ट है। ये भी 24/7 अवेलेबल है। मतलब आप 24 घंटा आप में से कभी भी आप इस पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो है 1 रुपया, लेकिन ये वैरी करता है बैंक टू बैंक। इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा आप IMPS के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बात करते हैं तो IMPS से आप फ़ोन टू अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फ़ोन टू फ़ोन की हेल्प से भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब आपको अपने फ़ोन से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होगा तो बेनिफिशियरी के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? उसका बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरी होगा, अकाउंट नेम ज़रूरी होगा, और उस बैंक का IFSC कोड की ज़रूरत होगी यदि आप फ़ोन टू अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप फ़ोन टू फ़ोन पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आपका MMID। मतलब MMID की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो MMID होता क्या है? तो MMID का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी ट्रांसफ़र। ये एक 7 डिजिट का कोड होता है जो अकाउंट होल्डर क्रिएट करता है। आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू मतलब आप बैंक की वेबसाइट में विजिट करके आप एक अपना MMID क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक 7 डिजिट का एक कोड होता है जो कस्टमर क्रिएट कर सकता है, मतलब जो अकाउंट होल्डर है वो क्रिएट करता है, अकाउंट होल्डर को असाइन किया जाता है। तो ये MMID बहुत ही ज़रूरी है यदि आप IMPS के थ्रू फ़ोन टू फ़ोन पैसा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो। इसमें 2 चीज़ है, जैसे मैं जो भेजने वाला होता है वो रेमिटर होता है, और जो पैसा रिसीव करता है वो बेनिफिशियरी हो जाता है। तो जो बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर है, मतलब जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना है, तो उसको अपना सिर्फ MMID देने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो जिसको मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है अगर उसका मुझे MMID मिल जाएगा तो मैं डायरेक्ट MMID के थ्रू ही उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे जैसे मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे अपना MMID और फ़ोन मतलब मोबाइल नंबर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब भेजने वाले के लिए दोनों की ज़रूरत है, लेकिन जो रिसीवर है उसको सिर्फ अपना MMID ही देने की ज़रूरत है अगर आप फ़ोन टू फ़ोन पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं IMPS के थ्रू। तो इसमें जो है जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो होता है आपका MMID का फुल फॉर्म। जनरली MMID का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि IMPS में जो MMID होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। M से मोबाइल, M से मनी और ID से आइडेंटिफायर। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसमें कितनी डिजिट का नंबर होता है, तो ये है आपका 7 डिजिट का। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। RTGS, NEFT और IMPS के बारे में कुछ डिटेल्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।